जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री देखने वाले हैं और हिस्ट्री में हमारा चैप्टर रहेगा अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग दिया। ठीक है, आपको पता है कि अशोक पहले युद्ध करने वाला व्यक्ति था जो कि युद्ध बहुत ही उसको प्यारा लगता था और बाद में लेकिन वो क्या हो गया, बौद्ध धर्म अपना लिया, मतलब एक संत व्यक्ति बन गया था। ठीक है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि अशोक क्या था। अशोक एक बहुत ही बड़े साम्राज्य है। बड़ा साम्राज्य क्या था, उस साम्राज्य का नाम क्या था? तो साम्राज्य का नाम था मौर्य वंश। पूछता है कि अशोक किस साम्राज्य से था, तो मौर्य वंश से था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। अब देखिए, जो पुराने पहले सिक्के आते थे ना रुपये के, वो रुपये के या 5 रुपये के जो भी सिक्के थे, तो उनमें जो अशोक स्तंभ बना हुआ है, अशोक स्तंभ में जो जानवरों के चित्र दिखाए होंगे, शेर, हाथी, ये सब थे, तो वो सिक्कों पे बनाए जाते थे। तो वही बात करते हैं, लेकिन अब तो नहीं बनाया जाता है। बात करते हैं इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों का अभिलेख उत्कीर्ण किया गया है। आपको पता है कि ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये अशोक के द्वारा किया गया था, अशोक स्तंभों का निर्माण। ठीक है, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा किसने की थी? तो उनके दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ठीक है, बात करते हैं चाणक्य या कौटिल्य। इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त, याद रखिएगा, विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों का एक ही नाम है। नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अब पूछ देगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो किसने की थी? चाणक्य ने की थी। ठीक है, और चाणक्य क्या था? तो ये गुरु था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। बात करते हैं वंश की, तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। आपको पता है कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया है, ठीक, फिर उसके बाद में बिंदुसार आया है, फिर उसके बाद में कौन आया है? अशोक आया है। ठीक है, तो इसी तरह मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन? चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र कौन? अशोक। ठीक है, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। मतलब कौन कौन से राजधानी बनी है? तो पाटलिपुत्र भी बना है, उज्जैन भी बना है, तक्षशिला भी बना है। ठीक है, बात करते हैं तक्षशिला उत्तर प्रदेश और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ क्या था? उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाला रास्ते पे पड़ती थी। ठीक है, उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, और महादेव की नगरी बोली जाती है। ठीक है, उज्जैन को। और आपको पता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही चाणक्य ने अपना ज्ञान ग्रहण किया था। ठीक है, अपनी पढ़ाई की थी वहाँ पे। बात करते हैं साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह कर और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। अब देखिए, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जैसे कि आपका बिहार में जो भी एग्जाम बन रहे हैं, अब छोटा से छोटा भी एग्जाम आप देखे होंगे, बिहार एसआई का जो पेपर होता है बहुत डेंजरस बना था। ठीक है, तो अब सारे एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन गए, स्टेटमेंट या सुमेलित करने वाले या कथन निष्कर्ष वाले हो गया। ठीक है, कि इसमें से कौन सही है कौन नहीं सही, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये सब स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इतना डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो बात करते हैं साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। आपको पता है कि हर एक इलाके में अपना अलग भोजन होता है। ठीक है, और अपना अलग पोशाक होता है। बात करते हैं मौर्य साम्राज्य प्रशासन एवं नजराना। ठीक है, तो राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, ये इसकी बात करते हैं। तो चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। ठीक है, कुछ राज्य होते थे, कुछ साम्राज्य होते थे। जो बहुत बड़ा होता है ना, उसको साम्राज्य बोला जाता था। ठीक है, और जो छोटा मोटा रजवाड़ा होता था तो उसको राज्य बोला जाता था। ठीक है, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। मान लीजिए जो बड़ा साम्राज्य है, तो बड़ा साम्राज्य को चलाने के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा, तो ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा? ज़्यादा कर इकट्ठा करना होगा तब। ठीक है, कर मतलब टैक्स, समझ लीजिए। बात करते हैं साम्राज्य का प्रशासन।
तो चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। कैसा नियंत्रण था? सीधा नियंत्रण था। अब देखिए, इसमें स्टेटमेंट बना देगा कि उसमें सीधा नियंत्रण नहीं था। तो ये सब आपको कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पूछेगा इसमें से कौन सही, आपको सही चुनना होगा, तो इसमें से कई कई गलती कर देगा। ठीक बात करते हैं, इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। किसकी नियुक्ति करता था? तो राजा किसकी किसकी? तो किसानों की ही, पशुपालकों के, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करना है। ठीक है, तो किसके से अलग है, ये भी अलग है, ये भी। तो इन लोग से कर इकट्ठा करना है तो कोई अधिकारी होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए हमारे अभी टाइम में टैक्स को इकट्ठा करने के लिए किसकी? तो सीबीआई टैक्स, क्या बोलते हैं, सीबीआई बोलते हैं ना, सेंट्रल ब्यूरो नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन होते हैं। अरे यार कौन सा नाम ही भूल गए हम। हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये टैक्स वसूली करता है। तो उसी तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या किया था? नियुक्ति किया था किसने? राजा ने। ठीक है, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। उनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। मान लीजिए जो टैक्स वसूलेगा, जैसे कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो इन सभी को जो भी काम करते हैं उनको क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता था। तो उसी तरह पुराने ज़माने में भी ऐसा ही था। ठीक, संदेहवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूसी अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। अब देखिए ये क्या था, जैसे अभी देखोगे रॉ एजेंट होता है, जो अभी आपका मूवी में आया था धुरंधर। ठीक है, तो धुरंधर में क्या है? हीरो रॉ एजेंट है। तो उसी तरह हर एक राजा के अपना रो होता था। ठीक है, कि जो क्या करता था, एक दूसरे के दूसरे साम्राज्य में जाके जासूसी करता था। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये मौर्य साम्राज्य है। ठीक है, अभी मौर्य साम्राज्य है, फिर कहीं कहीं कोई अलग अलग साम्राज्य था। जैसे आप देखे होंगे भारत में चालुक्य साम्राज्य, चेर साम्राज्य, ये सब था। तो मान लीजिए हमारा हम एक राजा हैं और मेरे ही टाइम में कोई अलग राजा है, तो उसके बारे में सब पता लगाने के लिए क्या क्या रखते थे? तो जासूस लगते थे। जासूस अधिकारी मतलब अभी के जो टाइम रॉ एजेंट है उसी तरह। ठीक है, इन सबसे ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रित रखता था। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे टाइम में राजा के टाइम में काम कौन करता है? तो मोदी प्रधानमंत्री। ठीक है, तो उसी तरह होता था सम्राट भी। तो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। ठीक है, जैसे छोटा छोटा कौन था? तक्षशिला था, उज्जैन था, इसमें क्या शासन किया जाता है? राजधानी होता है। ठीक है, जब बिंदुसार था ना, जब बिंदुसार था तो बिंदुसार के टाइम में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तो तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए कौन गया था? तो आपको पता होना चाहिए, अशोक गया था। ठीक है, कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रित रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल मतलब गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है? गवर्नर होता है। ठीक है, तो उसी तरह हर एक राज्य में भी गवर्नर या राज्यपाल होता है, तो उसी तरह वहाँ पे बनाया जाता था। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। याद रखिएगा। अब बात करते हैं, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रित रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। कहाँ पे रखते थे? तो प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रित रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलता था, इससे इकट्ठा किया जाता था। जैसे आप देखते होंगे कि जो मार्ग होते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते हैं तो पुलिस रहती है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी गलत काम होता है, या देखते होंगे कि जब ट्रक वाले जाते हैं तो ट्रक से पैसा ले जाता है। ठीक है, तो उसी तरह ये कह रहा है। ठीक है, कि जब वहाँ से गुजरते थे तो उनसे कर वसूला जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, मतलब भेंट के रूप में किया जाता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं नजराना। अब नजराना क्या है? जैसे अभी यहाँ पे बात हुआ, चर्चा हुआ नजराने के रूप में। अब नजराना भी तो आपको पता नहीं चाहिए कि नजराना होता क्या है। अब ये मत समझना कि नजराना मतलब नजर उतारना, ये अलग है। ठीक है,
नजराना बात करते हैं, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहाँ वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, मतलब जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से भी संभव हो इकट्ठा किया जाता है। मतलब नजराना क्या है कि जैसे कर को क्या होता था, कर है कि आपको इतने टाइम में देना है, लेकिन नजराना क्या होता है कि इसका कोई टाइमिंग नहीं होता था कि कब, कि ये अनियमित रूप से होता था। कर होता था नियमित रूप से और नजराना होता था अनियमित रूप से, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कि कर होता है नियमित रूप से और नजराना होता है अनियमित रूप से। ठीक है, बात करते हैं सम्राट की राजधानी पाटलिपुत्र थी ना, तो पाटलिपुत्र कैसे बनी, क्या हुआ, उसके बारे में भी हम लोग को थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज कब आया था, पूछता है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। ठीक है, और मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है, इंडिका, याद रखना, बहुत पूछता है इंडिका। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। मतलब मेगास्थनीज ने जो भी देखा था ना भारत में, उसने किस में लिखा है, तो इंडिका में उसने पूरा विवरण दिया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं अब, यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। ठीक है, क्या था कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। मतलब वो क्या करता था, जब वो जनता के सामने आता था तो शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाता था। ठीक है, ये याद रखना। बात करते हैं, उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। कैसी पालकी थी, जब वो शोभा यात्रा निकलता था तो कौन सी कैसी पालकी थी, तो सोने की पालकी थी। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर पर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। देख रहे हैं भाई कितना, मतलब हम समझिए कि हम समझो कि हम अशोक राजा हैं, ठीक, और हम जब अपना मुँह जब हम जनता के सामने आते थे तो क्या करते थे कि सोने के पालकी पे, आज हम लोग को सोने का सिक्का देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उस टाइम में क्या था कि हम सोने के पालकी में घूमते थे। ठीक, और मेरे जो भी चेला चपाटी था वो लोग क्या पहनता था, सोना चांदी से पहन कर चलता था। और हाथी भी जो निकलता था ना, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, उन सब पे सोना से अलंकृत किया जाता था। और मेरे सिर पे क्या होता था, मेरे सिर पे जो तोता होते थे, जो जिनको क्या किया गया था, प्रशिक्षित किया गया होता था, क्या किया गया था, प्रशिक्षित किया जाता था, वो मेरे सर के ऊपर चक्कर लगाते रहते थे। जैसे आप देखे होंगे जब किसी भगवान का फोटो लगाते हैं या बुद्ध का भगवान फोटो देखे होंगे तो उनके पीछे एक तरह का ये दिव्य शक्ति दिखता होगा सर में। तो उसी तरह जब राजा निकलता था ना तो तोता उसके सिर के पास में चक्कर लगाते रहते थे। देखो कितना मस्त दिखता होगा, काश कि हम रहते हुए। ठीक, समझो हम ही थे, मेरा पिछला जन्म अशोक का जन्म था। ठीक है, आप लोग को पता नहीं है लेकिन हमको पता है, हमको पुराना सब पता है कि हम अशोक थे। ठीक, इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था, सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। ठीक है, बात करते हैं, राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। किससे किसे, हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। ये राजाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन अशोक भी था, लेकिन देखिए अशोक ऐसा उतना नहीं करता था, लेकिन कोई देखिए होना चाहिए क्योंकि बचाव के लिए। आप देखते होंगे कि अभी जो पीएम निकलता है तो कितना बॉडी बिल्डर के साथ निकलता है, देखते होंगे बॉडी गार्ड उसके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह वो बॉडी गार्ड होते हैं, इसमें महिला गार्ड थे। ठीक है, लेकिन वो भी एकदम प्रशिक्षित महिला थी, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक ही धार में आपकी गर्दन इस पार से उस पार हो जाए। ठीक है, बात करते हैं, उनके खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब राजाओं की क्या थी कि वे लोग इतना डरते थे ना कि एक रूम जो है, जैसे मान लिया हम लोग का होता है, एक रूम ढंग से तो होता नहीं है। ठीक,
उसी तरह उनका क्या था कि उनका बहुत सारे रूम थे, राजा का बहुत सारा रूम था, और उसमें क्या होता था कि वो 2 दिन मतलब आज जिस रूम में सोया उस रूम में दूसरे दिन नहीं सोता था। और अगर वो खाना खाने गया ना, तो खाना खाने से पहले जो एक नौकर होता था, जो खाना बनाया है जिसके देख-रेख में बना, तो वो नौकर क्या करता था, उस नौकर को पहले खिलाया जाता था थोड़ा-सा लेकर प्लेट में, ठीक है? तो पहले वो थोड़ा-सा खा लेता, उसके बाद राजा खाता था, ठीक है? ये नहीं कि उसका जूठा खा रहा था। बात करते हैं और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, ठीक है? अब पाटलिपुत्र के बारे में बताएं, तो यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। कितने थे? 570 बुर्ज और 64 द्वार थे, ठीक है? 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशियों से अलंकृत किया गया है, ठीक है? ये पाटलिपुत्र में जो उनका महल है उसके बारे में बता रहे हैं। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए वन ने बसेरा से घिरा है, ठीक है? जंगलों में रहने वाले लोग, बात करते हैं जंगलों में रहने वाले लोग की। तो जंगलों में रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, ठीक है? सही होता है, जो जंगल में रहते हैं ना वो पूरी तरह स्वतंत्र ही होते हैं। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। मतलब जंगल में होता है तो जंगल में क्या पाया जाता है, तो हाथी भी पाया जाता था, लकड़ी बहुत आपको पता है, मधु मधु मतलब शहद, ठीक है? और मोम, ये सब चीज़ क्या उनको ला के देना होता था, क्योंकि मधु से था, आपको मधु का रस खाते हैं, मोम से क्या था, तो ये वहाँ पे जलाने का जो दिया हुआ था, तो मोम जलाया जाता था, ठीक है? तो ये सब देते थे और हाथियों को लड़ाने के लिए। अशोक का धम्म और कलिंग युद्ध, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख बात करते हैं। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, कौन बोला है? अशोक बोला है, ठीक है? और एक क्वेश्चन आता है कि राजा बनने के कितने समय बाद कलिंग युद्ध की थी, तो 8 साल बाद, याद रखिएगा, ठीक है? लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, बाप रे! देख रहे, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे, और कितना 1 लाख, अगर आपके सामने 1 लाख लाश बिछा दिया जाए तो आपको देख के कैसा लगेगा? इसलिए तो आदमी पागल हो गया एकदम। इसी 1 लाख आदमी को देखा होगा एकदम, मतलब जिस जगह पे गया होगा और उस जगह में जो नदी बही होगी उसमें केवल खून ही बह रहा था, ठीक है? और कई दिन तक वो खून में लथपथ रहा वो नदी, ठीक? इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मित्रों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरे को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। कौन बोला? ये अशोक बोल रहा है, ठीक है? अशोक मतलब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं अशोक का ही, मेरा पिछला जन्म अशोक ही था, ठीक है? अभी मैंने नया जन्म लिया, ठीक है? मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब इनका कहना है कि मैं किसी को ज़बरदस्ती मतलब मार के काट के उसको बंदी नहीं बनाना चाहता, मैं उसको अपने अंदर नहीं रखना, बल्कि मैं प्यार से, मतलब मैं उसको प्यार से उसका दिल जीतना चाहता था, ठीक है? मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। मतलब वो चाहता था कि मैं राजा हूँ जिसे मैंने युद्ध नहीं किया, तो मैं भी सिखाऊंगा कि मेरे बाल बच्चा भी युद्ध ना करें। तो इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब वो चाहता था कि मैंने जो युद्ध किया, मैंने जो पाप किया, इस तरह मेरा बाल बच्चा पाप ना करे, और मैं जो शिक्षा ज्ञान दे रहा हूँ ये शिक्षा उसको फैलाए। तभी तो संघमित्रा, महेंद्र, इन सबको भेजा गया है। श्रीलंका में आता है ना कि श्रीलंका भेजा था किसको, तो महेंद्र और संघमित्रा को, अपने पुत्र पुत्री को, ठीक है? धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है, ठीक है? याद रखिएगा, यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। बात करते हैं बिहार के रामपुरवा में मिले उत्कृष्ट पॉलिश वाले वृषभ शीर्ष युक्त स्तंभ मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। वर्तमान में इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, ठीक है? आपने देखा होगा रामपुरवा क्या, एक लौरिया देखा होगा, लौरिया ही देखा होगा, लौरिया है या अरेराज है, ठीक है? अरेराज, ये सब अशोक के बनाए हुए स्तंभ है। लेकिन एक चीज़ देखेंगे, ये सब ना
अभी जाके देखिएगा जो अशोक स्तंभ है बहुत सारे जगह में, जैसे बिहार के जितने भी अशोक स्तंभ है ना बहुत ही जर्जर हालत में है। भाई लौरिया का मैंने देखता हूँ, जब जाता हूँ तो वहाँ पे कचरा टाइप रहता है आसपास, मतलब एक भी फ्रेश नहीं है, ना ही अरेराज का फ्रेश है। अरेराज का भी मैंने देखा बहुत ही बेकार हालत है भाई। और जो बगल में स्तूप भी है, जो ये लौरिया वाला है, तो स्तूप बौद्ध स्तूप भी है, स्तूप का भी हालत एकदम जर्जर है। वहाँ पे लोग जाके मतलब उसमें क्या है बोले कि उसमें ईंटें निकाल रहे हैं सब लोग, ला के अपने करें। नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे बिहार वाले, ठीक है। और ना ही सरकार भी उसके लिए कोई काम कर रहे हैं, उसको भी उत्खनन करते हैं, उसको अच्छा करता है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। पैसे लूटता होगा उसके नाम पे, लेकिन करता कुछ नहीं है। अशोक का कलिंग युद्ध बात करते हैं, तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। वितृष्णा मतलब बहुत ज़्यादा उसको पछतावा हुआ, उसको बहुत दुख हुआ, ठीक है। उसको नहीं बल्कि मुझको ही दुख हुआ, ठीक है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए मैंने क्या किया था, जब मैंने बहुत लोगों को मार काट डाला तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कभी भविष्य में युद्ध ही नहीं करूँगा, क्योंकि युद्ध में कुछ नहीं है भाई। केवल आप अगर आप जीत भी जाते हैं ना युद्ध में, तो अगर आप किसी को मार के जीतते हैं ना तो उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपको दुख होगा, ठीक है। अशोक का धर्म क्या था, तो अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, ठीक है। कैसे थे, तो वे बुद्ध के उपदेश से प्रेरित हुए थे, इसलिए तो उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। बात करते हैं अशोक के साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में वह पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अब देखिए क्या हुआ कि आप देखते होंगे गांव में कि कोई आदमी जब थोड़े थोड़े बातों पे लड़ कट मरता है, ठीक है। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते, आसपास के चीज़ों को देखते हुए अशोक ने बोला कि इनको ज्ञान देने की ज़रूरत है, कि अगर आदमी को शिक्षा का मतलब नॉलेज होगा तो इतना झगड़ा झुगड़ी नहीं करेगा, ठीक है, मतलब उनके बीच में टकराव नहीं होगा। तो इसी सबको देने के लिए उन्होंने क्या किया, धम्म की शिक्षा दी, ठीक है। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिया। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। कहाँ देखिए भाई, देख रहे कहाँ याद रखिएगा, यहाँ से आ सकता है। देखिए श्रीलंका सबको पता है, लेकिन कौन कौन है, सीरिया भी भेजा था, मिस्र भी भेजा था, ग्रीस भी भेजा था, तो ये सब याद रखना। बात करते हैं अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की, ठीक है। बात करते हैं अशोक के संदेश और चीन की दीवार की बात करते हैं। तो अपने प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या है, तो लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है और बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। मतलब बहुत सारे पर्व मनाते हैं। आप देखते होंगे कि किसी का जन्मदिन मनाते हैं, किसी का मृत्यु भी मनाते हैं, ठीक है, जो काम क्रिया होता है वो भी करते हैं, ये सब। और विवाह होता है तो उसमें भी बहुत सारा धूमधाम से मनाते हैं। एनिवर्सरी होता है तो उसमें भी करते हैं। बच्चे को गोद खिलाई या जो छठियार बोलते हैं वो भी करते हैं। तो ये सब अनुष्ठान किया जाता था, ठीक है। बात करते हैं ये कर्मकांड किसी काम के नहीं थे, मतलब जो भी ये मान लीजिए लोग विभिन्न अवसर पर अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि वे बीमार होते हैं तो सब लोग, जब मान लीजिए कोई बीमार होते थे तो उसके देखते होंगे उसके सभी संबंधी देखने आते थे, ठीक है। जब उनके बच्चे का विवाह होता है तभी लोग मतलब एकजुट होते हैं। बच्चों के जन्म और जब यात्रा सब होते हैं, तो ये सब किसी काम के नहीं थे, ठीक है। मतलब इससे लोगों के प्रति बदलाव नहीं होता था, इसमें कुछ बदलाव नहीं होता था। तो यही बोले कि अशोक बोले कि ये किसी काम के नहीं थे, ये सब कर्मकांड किसी काम के नहीं है, ठीक है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। मतलब इसके अलावा दूसरी रीतियों की बात करें, अब मान लीजिए आप बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, उससे क्या फ़ायदा मिलता है बताइए। तो यही सब बोल रहे हैं, ठीक है। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है,
ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। ये अन्य प्रकार की रीतियों की जो बात बोल रहे हैं कि इसके अलावा अच्छा रीतियाँ अपनाते हैं, तो वो रीतियाँ क्या है कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, ये बोला है, ठीक है, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। बात करते हैं अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें अलग हैं। मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म बुरा है, ये भी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं हिंदू हूँ और आप मुस्लिम हैं, तो मैं अपने हिंदू जो धर्म को मैं मानूँ, ठीक है, लेकिन ये मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं मुस्लिम धर्म को बुरा भला कहूँ, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये बोलो बताते हैं कि अपने धर्म की इज्जत करें लेकिन दूसरे धर्म की बेइज्जती ना करें, ये बोलते थे, ठीक है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। मतलब अगर आप हिंदू हैं तो मुस्लिम धर्म का अपने धर्म की तरह आदर कर रहे हैं, लेकिन दूसरे धर्म का भी आदर करें, ये आप कहना चाहता था, ठीक है। बात करते हैं यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। इससे क्या होता है कि अब इससे नुकसान क्यों पहुँचता है, देखिए, अगर मान लीजिए आप अपने बारे में खूब अच्छा बता रहे हैं और दूसरे को खूब गाली बुराई कर रहे हैं, गाली वाली दे के, तो जो सामने वाला व्यक्ति होगा तो क्या समझेगा कि देखा ना, इसके माता पिता ऐसे ही सिखाते होंगे इसको गाली देने का, ठीक है। तो वो होता है कि अगर आप इस तरह करते हो, वो इसलिए बताते हैं कि जब आप धर्म की अपनी बड़ाई करते हैं और दूसरे की बुराई करते हैं, इससे आपके ही धर्म की क्या होती है, नुकसान होता है। मतलब आप अगर अपने बड़ाई करेंगे और दूसरे का बुराई करेंगे तो इससे आपका ज़्यादा नुकसान होगा, ना कि दूसरे की, क्योंकि दूसरे वाले को तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, ठीक है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आप खुद के बारे में गलत पहुँचे या नहीं, आप खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये माना जाता है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबको आदर करना चाहिए। बात करते हैं ब्राह्मी लिपि। देखिए, ब्राह्मी लिपि क्यों? क्योंकि पूछा जाता है कि अशोक के जो लिखे हुए हैं कौन सी लिपि में लिखे गए, तो ब्राह्मी लिपि में। और अशोक को अशोक के स्तंभों को या शिलालेखों को पढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, ये याद रखिए। और जब इसने पढ़ा था ना पहली बार इसने अशोक का जब शिलालेख को पढ़ लिया था, तो इनके याद पर आप देखे होंगे ये कोलकाता में बनाया गया है, केवल पिलर से बनाया गया है। आप जाएंगे तो देखेंगे केवल पिलर गाड़ के जेम्स प्रिंसेप के, मतलब उसके क्या बोलते हैं कि इज्जत के लिए बनाया गया है। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है, ठीक है। बात करते हैं अन्यत्र चीन की दीवार। चीन की दीवार की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण किया था। देखिए, मौर्य साम्राज्य कब हुआ था? तो 2300, ठीक। तो 2300 से एक साल पहले यानी 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण किया था, ये बोला है, ठीक। बात करते हैं इसके बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। मतलब इसके बनाने का कारण था कि जो मंगोलिया वाले थे ना, मंगोल बहुत ही खतरनाक थे, तो उन सब से रक्षा करने के लिए ही चीन की दीवार निर्माण किया गया था। अगले 2000 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। और आप देखते होंगे कि कितना 2000 वर्षों तक, वाह वाह, 2000 साल तक बनते रहा है, देख रहे चीन की दीवार। 2000 साल, एक साल नहीं, 100 साल नहीं, 2000 साल बना है। और आप देखते हो कि चीन की दीवार सबसे बड़ी है। अगर कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, तो चीन की दीवार, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। यह दीवार लगभग कितना किलोमीटर है? 6400 किलोमीटर लंबा, बाप रे। जो कि इंडिया का लंबाई कितना है जी? इंडिया का लंबाई पता है आपको? 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, और यह कितना है? 64 किलोमीटर। इससे कितना हो गया? दुगुना लंबा है चीन की दीवार। जबकि भारत का टोटल लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर है, और चौड़ाई आपको पता है 2933 किलोमीटर है। मतलब गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के तक कितना लंबाई है? 2933, और कश्मीर से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितना है? 3214। और देखिए, और केवल चीन की दीवार की लंबाई के कितना देख रहे हैं? 64 किलोमीटर, जो कि हमारा है 3214। पूरे देश का हमारा लंबाई है 3214, और उसकी केवल दीवार की लंबाई है 6400 किलोमीटर, ठीक है।
अब देखो इतना लंबा है ना कि उसमें गाड़ियाँ चलती हैं। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है, सड़क जैसे इसमें पूरा गाड़ी चलता है भाई, इतना चौड़ा है। मतलब लंबा तो है नहीं है, साथ में चौड़ा भी है। मतलब एक रोड उसमें आराम से आ जा सकता है। एक रोड जो कि हमारे बिहार में जो रोड ना, उससे अच्छा खासा रोड है बना हुआ है उसमें। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं मौर्योत्तर काल नए राज्यों का उदय। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुआ। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य पतन हो गया था। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ था। ठीक है, आपको पता है ये सब जब हम पढ़ाएंगे ना, जब एनसीईआरटी खत्म हो गया तो उसके बाद में जब रिवीजन करेंगे ना, तब आपको मजा आएगा। तो क्योंकि आपका पूरा बेस बना रहेगा, तो ये सब बेसिक क्लास फाउंडेशन क्लास हो रहा है आपके लिए, तो फाउंडेशन बनाए रखिए। फिर उसके बाद में जब हम प्रो लेवल का कराएंगे ना, तब आपका देखिएगा। जब फाउंडेशन पढ़ने के बाद आप लोग कोई भी अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग जरूर इसको देखिए। जब फाउंडेशन खत्म हो जाएगा ना, फाउंडेशन को थोड़ा टाइम लगता है, फाउंडेशन जब खत्म होगा ना, तो उसके बाद जो प्रो लेवल का क्लास होगा ना, तो प्रो लेवल में आपको इतना मतलब आप जब एक बार पढ़ लेंगे ना प्रो लेवल का, फाउंडेशन के बाद जब प्रो लेवल एक बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद में कभी नहीं भूलेंगे। और एग्जाम में आएगा तो दनादन 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 आपका एग्जाम निकलते जाएगा। ठीक है, बात करते हैं पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। कौन सा? हिंद यवन का, याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। किसके बाद? तो मौर्य शासन के बाद। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। ठीक है, जब तक गुप्त शासकों ने क्या किया, मतलब क्या बोले हैं कि 500 वर्षों तक टिके रहे। मतलब ये 500 वर्षों तक शक क्या रहे थे, टिके रहते हैं। इनको कौन हराया? गुप्त शासकों ने हराया था। ठीक है, शकों के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। कौन सा? शक के बाद कौन सा आया जी? तो कुषाण वंश आया था, याद रखिएगा। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित शुंग ने एक राज्य की स्थापना की थी। आपको पता है कि मौर्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। ठीक है, याद रखिएगा, बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या करके ही पुष्यमित शुंग ने अपने एक नया राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, शुंगों के बाद कर्ण, शुंग के बाद में कौन आया है? तो शुंगों के बाद कर्ण वंश आया था, तथा और कुछ वंशों का शासन तब तक चला जब तक 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना न हुई। मतलब मौर्य वंश के बाद बहुत सारे शासक हैं, उसके बाद में एक महत्वपूर्ण वंश आया। कौन सा? गुप्त साम्राज्य। देखिए सब आए वंश आए हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बाद में सब वंश आए हैं, लेकिन उसके बाद में एक नया साम्राज्य कौन है? गुप्त साम्राज्य। अब गुप्त साम्राज्य क्यों आया? क्योंकि जो वंश ना बहुत दिन तक चलता है और बहुत ही उसमें प्रतापी राजा होते हैं ना, तो उसको साम्राज्य बोला जाता है। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया। ठीक है, बात करते हैं पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिम भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। आपको पता है कि सातवाहन वंश भी आए हैं। सातवाहन वंश में सबसे फेमस कौन था? तो सातकर्णी था। ठीक है, सातकर्णी था। और सातकर्णी के आपको पता है कि सीसा का सिक्का किसने चलाया था? पूछा जाता है कि सीसा का सिक्का चलाने वाला वंश कौन सा? तो वो सातवाहन वंश था, याद रखिए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग कब तक चला? 400 सालों तक टिका रहा। कितने सालों तक? 400 सालों तक। बात करते हैं लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिम भारत में वाकाटक वंश का भी शासन स्थापित हुआ। अब देखिए, मैं जब बाद में पढ़ाऊंगा ना जो प्रो लेवल का क्लास कराऊंगा, तो उसमें वाकाटक वंश का भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आजकल ना बिहार के एग्जाम में वाकाटक वंश से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अभी जस्ट बीपीएससी एईडीओ में वाकाटक वंश से क्वेश्चन पूछा था, तीनों शिफ्ट में। बात करते हैं दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। किसने शासन किया? कब से 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच में चोल, चेर, पांड्यों ने शासन किया है। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए जो भी ये बोला है ना, चोल, चेर, पांड्य, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं लगभग 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्य के दो बड़े राज्यों का स्थापना हुई। उसके बाद करते हैं व्यापारियों ने एक तरफ जहाँ
उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले थे। ठीक है, अब उसी टाइम में लगभग ये खोजे जाने लगे थे। बात करते हैं मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें खोजी हुई हैं। अब क्या करते हैं, देखिए हम लोग थ्योरी देख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए, दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले की गई थी। बिल्कुल सही है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, अशोक के निर्देश पर कई स्तंभों और पत्थरों का अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। बिल्कुल सही है, यानी आपका एक और दो दोनों सही है। ठीक है, बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मौर्य साम्राज्य में तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र जैसे प्रमुख नगर थे। बिल्कुल सही है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। मौर्य युगीन मध्य भारत के जंगली इलाकों में लोग शिकारी एवं संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। तो ये आपका ये भी सही है। तभी तो जंगली लोगों से क्या क्या मांगा जाता था, तो आपको पता है कि हाथी बोला जाता था, मधु बोला जाता था, फिर मोम बोला जाता था, लकड़ी बोला जाता था। तो ये सब चीज़ें बोला जाता था। ठीक है, तो दोनों सही है। ठीक है, बात करते हैं, इसका मिलान करना है। ठीक है, तो कलसी, ये कलसी कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कलसी आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, देखिए ये सब ना अभिलेख है और ये अभिलेख कहाँ, कौन सा स्थान में, तो कलसी अभिलेख कहाँ है जी, तो कलसी आपको उत्तराखंड में है। गिरनार कहाँ है, तो गिरनार आपको पता होना चाहिए, गिरनार आपका ग से गिरनार, ग से गुजरात। ठीक है, गिरनार गुजरात में है। सुपारा कहाँ है, तो सुपारा आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, और मास्की कर्नाटक में। तो ये सब याद रखिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कलसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात, सुपारा महाराष्ट्र और मास्की कर्नाटक। बात करते हैं पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्र में मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इन क्षेत्रों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र से कर संग्रह के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। बिल्कुल सही है। कई अधिकारियों को वेतन भी प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही है, यानी आपका तीनों सही है, यानी सब सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी प्रांतों पर संपूर्ण नियंत्रण पाटलिपुत्र से किया जाता था। बोला है, इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी प्रांतों पर संपूर्ण नियंत्रण किससे होता था, पाटलिपुत्र से किया जाता था। ठीक है, ये भी सही है। ना कौन बोला, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के सामने कथनों जगह इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी प्रांतों पर नहीं, सभी प्रांतों को, सभी यहाँ पे सभी बोला ना, सभी का ये सभी हो गया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रांतों पे होता था, संपूर्ण नियंत्रण नहीं होता था, सभी प्रांतों पर नहीं होता था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र से सभी प्रांत पर, क्योंकि आपको पता है कि उज्जैन भी था, फिर तक्षशिला भी था, तो अलग अलग प्रांत थे ना। सामान्यतः राजकुमारों को उन क्षेत्रों का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक प्रांत का अलग अलग राज्यपाल बनाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र होने के कारण इन इलाकों में मौर्य सम्राट केवल मार्गों एवं नदियों पर नियंत्रित रखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही है। और वहाँ पर क्या लेते थे, पढ़ाना, नजराना लेते थे। ठीक है, इस साम्राज्य के जंगल वाले इलाकों में रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। बिल्कुल सही है। तो आपका कौन कौन सही होगा, 2, 3, 4 सही हो गया और पहला वाला गलत हो गया। ठीक, बात करते हैं मौर्यकालीन नजराने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नियमित रूप से इकट्ठा किए जाते हैं, नहीं, नियमित रूप से कर लिए जाते थे, जबकि नजराने क्या होते थे, अनियमित रूप से। तो ये गलत हो गया। ये मुद्राओं के रूप में लिए जाते थे। तो देखिए ये तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि नजरा क्या बोलते हैं कि मुद्राओं के रूप में नहीं लिए जाते थे। ठीक है, ये लोग पर बाध्यकारी नहीं थे, नहीं, ये बाध्यकारी नहीं थे। मान लीजिए आपको कोई भेंट दे तो बाध्यकारी थोड़ा थे कि तुम हमको भेंटे दे, हमको हमके ना दे ले गिफ्ट तो हम तोरा के मार डालें, ऐसे थोड़ा कहते हैं कोई। तो ठीक, उसमें बाध्यकारी नहीं कर सकते भाई, खुशी से दे दिया, लेकिन हाँ देना होता था। कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आपको कुछ, जैसे मान लीजिए क्या होता है, मुद्रा के रूप में नहीं, बल्कि जैसे एक क्षेत्र से प्रादेशिक क्षेत्र की बात करें, जो नजराना कब होता है, प्रादेशिक क्षेत्रों में। तो जैसे मान लीजिए अलग क्षेत्र से इस क्षेत्र में आते हैं, तो उनमें जो सामान लाते थे ना, तो उस सामान में से हम लोग उसमें से नजराने के रूप में ले लेते थे। ठीक है,
अब ये नहीं था कि अगर मान ली किसी के पास नहीं है तो उससे हम थोड़े है कि उसको मार जबरदस्ती लेते हैं, नहीं, तो जिसके पास होता था उसी से लिया जाता था। बात करते हैं पाटलिपुत्र के संदर्भ में मेगास्थनीज के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पाटलिपुत्र के संदर्भ में मेगास्थनीज, तो यह एक छोटा सा खूबसूरत नगर था, ठीक, तो ये क्या बोल दिया है, छोटा सा, जबकि क्या था, साम्राज्य था ना, तो बड़ा होगा ना, तो ये गलत हो गया। इस नगर के आच्छादित करने वाले प्राचीन में 70 बुर्ज तथा 14 द्वार थे। नहीं, 70 बुर्ज सही है, लेकिन 14 नहीं बल्कि 64 द्वार थे बच्चा, 64। भाई 70 का है भाई, ये तो साला 500 कुछ था ना, तो हाँ 570 था ना कि 70, 570 बुर्ज और 64 द्वार था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। इसमें 2 और 3 मंजिल वाले घर पक्की ईंटों से निर्मित किए जाते थे, ठीक है। तो पक्की ईंट नहीं है, इसमें काठ का भी यूज होता था, ठीक है, काठ का यूज होता था। काठ नहीं बोलते कि जो पत्थर नहीं, बल्कि क्या होता था, काठ का ज़्यादा होता था, और उसमें पत्थर से क्या होता था, जो नक्काशी बनाया जाता था वो पत्थर से किया जाता था, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, हमको लग रहा है सब गलत हो गया। राजा का महल लकड़ी के नक्काशी के अलंकृत पत्थरों से निर्मित था। राजा का महल लकड़ी के नक्काशी नहीं, नक्काशी जो था वो पत्थर से था, ठीक है, जो नक्काशी था ना वो पत्थर से था, और यह बोला लकड़ी के नक्काशी से अलंकृत, तो लकड़ी से नक्काशी नहीं था बल्कि पत्थर से नक्काशी था, तो ये गलत हो गया, यानी आपका सब गलत हो गया, ठीक है। बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलिंग तटवर्ती बंगाल का प्राचीन नाम था। कलिंग तटवर्ती बंगाल का प्राचीन नाम, भाई कलिंग कहाँ गया और बंगाल का, अरे यार, लेकिन बंगाल का तो पहले का जो पुराना था, बिहार बंगाल में तो एक ही में था, तो मे भी हो भी सकता है, लेकिन नहीं, ये बोला है क्या है, तटवर्ती बंगाल है, तटवर्ती बंगाल थोड़ा क्या नहीं, वो गलत नहीं है, गलत है, ठीक है। आपको पता है कि कलिंग जो है ये उड़ीसा है, ये पूर्वी तट पर है, ठीक है, लेकिन बंगाल के थोड़े हैं, बगल में है। कलिंग युद्ध देखकर अशोक ने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया, यानी केवल तो सही है। बात करते हैं अशोक के धर्म संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसके अनुसार किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, इसके अनुसार किसी देवता के पूजा की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल सही है, ठीक। अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु धम्म महापात्र की नियुक्ति की, बिल्कुल सही है। इसके प्रसारित करने के लिए अशोक ने म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, नहीं ये नहीं था भाई, क्या क्या था, तो आप देखेंगे मिस्र था, ठीक, ग्रीस था, और क्या नाम था, मिस्र था, ग्रीस और श्रीलंका भी था ना, हाँ श्रीलंका भी था, ठीक है। और एक और कौन सा, मेरा नाम भूल रहे हैं, क्या था उस देश का नाम, ग्रीस, मिस्र, श्रीलंका, हाँ एक सीरिया था, ठीक है, याद रखिएगा, सीरिया, ये भी ये नाम थे ना कि ये थे, ठीक है, ये गलत हो गया, केवल एक और दो सही है। बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक ही परिवार के कई सदस्यों के एक के बाद एक राजा बनते हैं, उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है, बिल्कुल कहा सही है, ठीक है। बात करते हैं चंद्रगुप्त, बिंबिसार तथा अशोक मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। चंद्रगुप्त, बिंबिसार, बिंबिसार नहीं था भाई, बिंदुसार था, ठीक है, बिंदुसार ना कि बिंबिसार, ठीक है, तो ये गलत हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में अशोक के शिलालेख कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, निम्नलिखित स्थलों की भौगोलिक अवस्थिति पर विचार कीजिए, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, भारतीय उपमहाद्वीप में क्रमशः दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए स्थलों को अनुक्रमित करना है, मतलब पहले दक्षिण में कौन था, पहले दक्षिण करना है, फिर उसके बाद में उत्तर की तरफ जाना है, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना है। तो पहले दक्षिण में कौन आएगा, तो आपको पता है दक्षिण में, दक्षिण भारत का जैसा नाम कौन सा है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एरागुडी लग रहा है ना, तो ये दक्षिण भारत का नाम है, तो एरागुडी था सबसे पहले, एरागुडी दक्षिण में, फिर इसके बाद में सन्नाती था, सन्नाती के बाद में जौगर था, जौगर, ठीक है, उसके बाद में पुनगुड़िया था, पनगुरिया, क्या नाम है भाई, पनगुरिया, ठीक है, पनगुरिया था, फिर उसके बाद में रूपनाथ, फिर उसके बाद में बहापुर, फिर उसके बाद में क्या, कंधार, फिर लंपक था, तो इस तरह से था, ठीक है, याद रख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नीचे दिए गए कथन पर कथन एवं उसके दूसरे को कारण कारण बताएं, यानी कथन वाला वचन है। कथन, साम्राज्य राज्य से भिन्न होते हैं, ठीक है,
साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और इनके बड़ी सेनाओं ज़्यादा संसाधन तथा बड़े करके इकट्ठा करने वाले अधिकारी जो बिल्कुल सही है, आपका सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। बात करते हैं अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, तो अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये पहले अशोक शासक थे, ये पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तथा अपने संदेश पहुँचाने का काम किया था। तो बिल्कुल सही है। इनका अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में, बिल्कुल सही है, आपका दोनों सही है। ठीक है, बात करते हैं धर्म। प्राकृतिक शब्द धर्म का संस्कृत रूप है। ठीक है, नहीं संस्कृत नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप है ना, संस्कृत रूप नहीं बल्कि प्राकृतिक शब्द का धर्म का सांस्कृतिक रूप नहीं। ये भाई यहाँ पे कुछ नहीं, प्राकृतिक रूप है। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक रूप बोला था, ना कि संस्कृत रूप बोला था। और एक चीज़ है, यहाँ पे बोला था धम्म संस्कृत शब्द का। ठीक है, संस्कृत शब्द का धर्म प्राकृतिक रूप है, यानी संस्कृत यहाँ आ जाएगा, प्राकृतिक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तब जाके सही होगा। अपने एक अभिलेख में अशोक ने बताया कि उसने राजा के बनने के 9 वर्ष पश्चात कलिंग विजय की। नहीं, 9 वर्ष नहीं बल्कि 8 वर्ष शुरुआत में ही बताया था मैंने। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, यानी आपका दोनों गलत हो गया। ठीक है, बात करते हैं अशोक द्वारा किए गए कार्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। उन्होंने कई स्थानों पर शिलालेख तथा स्तंभों पर अपने संदेश खुदवाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। उन्होंने सड़क बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बना, बिल्कुल सही है, वही बिल्कुल सही है। उन्होंने मनुष्य और जानवर की चिकित्सा भी व्यवस्था की, बिल्कुल सही है, आपका तीनों सही है। ठीक है, उपयुक्त सही है। रामपुरा से प्राप्त नटुआ बैल की मूर्ति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यह उत्तर प्रदेश के एटा जिला से प्राप्त एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। ठीक है, तो बात करते हैं, तो एटा जिला कुछ तो यहाँ पर दिखते हैं। देखिए रामपुरवा कहाँ है भाई, रामपुरवा ये तो हमारे ही है, हमारे ही पास में है। हमारे जो चंपारण जिला है ना, चंपारण जिला में है, बिहार के। ठीक है, बिहार के चंपारण, जहाँ से गांधी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया, तो ये चंपारण जिला बिहार से है। ये प्रदेश ये गलत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गलत हो गया। यह उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति, बिल्कुल सही है। अभी इसे सारनाथ में भारतीय पुरातत्व संरक्षण में रखा गया है। तो नहीं, अभी दिल्ली में रखा गया है ना कि ये संरक्षण में रखा गया है। ठीक है, ये राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, याद रखिएगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना, बिल्कुल सही है। ये 2 और 4 सही है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपनी प्रजा के लिए अशोक ने अपने संदेह में कर्मकांड से ज़्यादा फलदायी रीतियों की चर्चा की है। निम्नलिखित में से अशोक द्वारा बताई गई रीतियाँ कौन कौन सी है? तो है अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बिल्कुल सही है। बड़ों का आदर करना, बिल्कुल सही है। सभी जीवों पर दया करना, बिल्कुल सही है। ब्राह्मण तथा श्रमणों को दान देना, ठीक है, ये भी सही है। तो आपका चारों सही है। बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आधुनिक भारत की अधिकांश लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्ष में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। ठीक है, सही है। मौर्य साम्राज्य को उभरने से थोड़ा पहले वो लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की द्वारा शुरुआत की, बिल्कुल सही है। 2300 साल पहले क्या हुआ था, मौर्य साम्राज्य, और 1 साल पहले 2400 साल पहले चीन में। ठीक है, आपका 1 और 2 सही है। बात करें चीन के द्वारा कथनों पर विचार करें। इससे बनाने का उद्देश्य दक्षिण सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। इससे बनाने का उद्देश्य क्या था? दक्षिण सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। ठीक, तो लेकिन हमको कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण नहीं बल्कि उत्तर सीमा से था ना, क्योंकि मंगोल सब उससे के उत्तर में है। अगले 2000 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य में सीमा बदलती है, बिल्कुल सही, ये सही है। ठीक है, बात करते हैं। यह दीवार लगभग 5400 किलोमीटर लंबा है। 5400 नहीं बल्कि 6400 किलोमीटर, मैंने खुद बताया लिख के, तो ये गलत है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसे चौड़ी है, बिल्कुल सही है, ये सही है। प्रत्येक 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाएंगे, बिल्कुल सही है। तो आपका 2, 4, 5 सही होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले कि निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें। जरूरत उत्तर भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। उत्तर भारत के पत्तन काली मिर्च, काली मतलब उत्तर भारत में कहाँ पाया जाता है भाई? ये नहीं पाया जाता है, ये तो दक्षिण भारत में ना काली मिर्च पाया जाता है, तो ये गलत हो गया। पेडुका अड़कमेडु का चीनी नाम था। पेडुका अड़कमेडु का चीनी नाम था, गलत था, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि ये चीनी नहीं बल्कि कौन सा नाम है? ये चीनी की जगह में रोमन नाम है। ठीक है, ये कौन सा था? रोमन नाम था, और ये उत्तर भारत के जगह में दक्षिण भारत होना चाहिए था। तो आपका दोनों गलत हो गया।
बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात उदित नए राज्यों के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार करें। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में लगभग 100 वर्षों तक हिंद यवन राज्यों का शासन रहा। ठीक है। उनके पश्चात पश्चिमोत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों के शासन स्थल में बिल्कुल सही है। एक और दोनों सही है। ठीक है। बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। बिल्कुल सही है। ठीक। बात करते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे गलती हो गया है। यहाँ बोला दक्षिण तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य के, दक्षिण नहीं था भाई, पुष्यमित्र शुंग दक्षिण में कब गया था? ये भारत था ना, उत्तर था ना, तो उत्तर में। ये देख रहे हैं ऐसे छोटे छोटे चीज़ करके गलत कर देते हैं, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे उत्तर होना चाहिए। शुंगों के बाद कर्ण, शुंगों के बाद कर्ण और वंशों का शासन गुप्त साम्राज्य की स्थापना होने तक चलता रहा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बात करते हैं निम्नलिखित रूप से पूर्वी भारत पर शासन करने वाले शासकों का पश्चिमी और मध्य भारत पर शासन करने वाले सातवाहनों शासकों के साथ कई युद्ध हुए थे। ठीक है, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे कुछ तो गलती है, कुछ तो है। पूर्वी भारत पर शासन करने वाले बोला है, तो हमको लग रहा है पूर्वी भारत नहीं बल्कि पश्चिमी भारत हो जाएगा। ठीक है, ये पश्चिमी भारत, पूर्वी में नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। पश्चिमी तथा मध्य भारत में वाकाटक वंश के पतन के पश्चात सातवाहन राज्य का स्थापना हुआ, ये भी गलत है। ठीक है, अगला है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करें। 2500 से 2200 वर्ष पूर्व के बीच चोल, चेर तथा पांडवों ने शासन किया था। ठीक, लेकिन ये 2500 का है भाई, 2200 था ना, 2200 से नीचे था 1800। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। लगभग 2000 वर्ष पूर्व पल्लव और चालुक्यों ने 2 बड़े राज्यों की स्थापना की। पल्लव और चालुक्यों ने ना, पल्लव और चालुक्यों ने क्या की थी? तो 2 बड़े राज्यों की स्थापना की थी। लेकिन भाई 2000 वर्ष पूर्व नहीं था। ठीक है, ये लगभग 1800 पहले था। ठीक है, तो ये 2000 नहीं बल्कि 1800 था, तो ये गलत हो जाएगा। और 2500 से यहाँ पे 1800 होता है, तो ये भी सही हो जाता है, लेकिन ये दोनों गलत है। ठीक है, याद रखिए। तो चलिए, ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग ना क्या सोच रहा हूँ कि मैं आपको जो एरिट्रिया का ऑल आउट दिया था ना, एनसीईआरटी वाला ऑल आउट क्वेश्चन एमसीक्यू दिया था, उसको मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास में पूरा कंप्लीट कराने को। ठीक है, ये देखिए मैंने सब बना लिया पेपर, तो केवल बताना है। तो आज क्लास कैसे लगा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ना, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद, और पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक।